नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 16 जून यानी कि आज के मध्य प्रदेश वन रक्षक और जेल प्रहरी में आए हुए जीके जीएस एवं सामान्य विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला प्रश्न पूछा गया था, मिनी संविधान के रूप में कौन सा संवैधानिक संशोधन जाना जाता है? तो याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आपातकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था। याद रखिएगा, आपातकाल लगा था 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक। इस संशोधन ने प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को शामिल किया गया था। चौथा भाग ए में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया एवं राष्ट्रपति के लिए मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए अनिवार्य बना दिया गया था। अगला प्रश्न था, रजत जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो आप सभी जानते हैं, रजत जलप्रपात मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में स्थित है। रजत जलप्रपात एवं अप्सरा फॉल और बी फॉल भी पचमढ़ी में ही स्थित है, याद रखिएगा। रजत जलप्रपात मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी पर्यटन क्षेत्र में स्थित है। यह भारत का 30वां सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 350 फीट है। इसे रजत जलप्रपात इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो यह चांदी की तरह चमकता है। यह 107 मीटर के एक समान रूप से प्रवाहित होने वाले एक हॉर्सटेल प्रकार का झरना है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, योजना आयोग का नाम बदलकर 2014 में नीति आयोग रख दिया गया है, लेकिन प्रश्न में योजना आयोग पूछा गया था और इसके पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार के एक संकल्प द्वारा देश के संसाधनों के कुशल दोहन द्वारा लोगों के जीवन स्तर में तेजी से वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सरकार के घोषित उद्देश्य के अनुसरण में की गई थी। उत्पादन को बढ़ाना और समुदाय की सेवा में सभी को रोजगार के अवसर प्रदान करना इसके मुख्य उद्देश्य थे। प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, जो राष्ट्रीय विकास परिषद के समग्र मार्गदर्शन में कार्य करते हैं। योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था थी जिसमें अन्य कार्यों के साथ साथ भारत की पंचवर्षीय योजना को भी तैयार किया था। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया और इसकी जगह नीति आयोग का गठन किया गया, याद रखिएगा। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी है, क्योंकि प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और उपाध्यक्ष याद रखिएगा, सुमन के बेरी वर्तमान नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। दोस्तों, सुमन के बेरी का नाम याद रखिएगा। नीति आयोग से आज प्रश्न आया है तो कंफर्म है कि आने वाले 1-2 दिन में वर्तमान उपाध्यक्ष के बारे में भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न था, नाबार्ड में भारत सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? दोस्तों, कल या परसों के एग्जाम में पूछा गया था आरबीआई की हिस्सेदारी कितनी है, तो याद रखिएगा 0% आरबीआई की हिस्सेदारी है। और भारत सरकार की 99% हिस्सेदारी है नाबार्ड में। नाबार्ड का पूर्ण रूप होता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक, इंग्लिश में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी हिस्सेदारी बेच दी और अब इसमें भारत सरकार की 99% हिस्सेदारी है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक अधिनियम को 1981 में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि लघु उद्योग एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में हस्तशिल्प के प्रचार को और विकास के लिए ऋण तथा अन्य सुविधाओं को प्रदान करने के लिए नाबार्ड के रूप में बैंक की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न था, अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो दोस्तों, सुनील गावस्कर पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 1000 रन बनाए थे। सुनील गावस्कर अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज थे। उन्होंने 1987 में पाकिस्तान के खिलाफ यह मुकाम हासिल किया था। सुनील गावस्कर ने भारत के लिए 125 टेस्ट मैच में 10,122 रन बनाए हैं। अगला प्रश्न था, गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? तो दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक
गुलाम वंश का पहला शासक था। उसे अफगानिस्तान के शासक मोहम्मद गौरी के गुलाम के रूप में बेचा गया था, जो बाद में मोहम्मद गौरी का एक भरोसेमंद सेना नायक भी रहा है। याद रखिएगा, कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी और इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का कार्य पूर्ण कराया था। अगला प्रश्न था, मध्य प्रदेश विकास यात्रा कहां से शुरू हुई थी? तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के भिंड जिले से शुरू हुई थी। मध्य प्रदेश विकास यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भिंड जिले से 5 फरवरी 2023 को की थी और यह 25 फरवरी तक चली थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना था कि विकास यात्रा जनता के जिंदगी को बदलने का एक अभियान है और यह हमारा संकल्प है कि गरीबों का कल्याण करना ही हमारा संकल्प है। अगला प्रश्न था, कुडियापट्टम केरल का एक क्या है? तो दोस्तों यह केरल का एक पारंपरिक नृत्य का रूप है, कुडियापट्टम। अगला प्रश्न था, दतिया का वीर सिंह देव महल किसने बनवाया था? तो दोस्तों दतिया के वीर सिंह देव महल का ही नाम सतखंडा महल है और इसका निर्माण राजा वीर सिंह देव ने ही कराया था। वीर सिंह देव महल को सतखंडा महल के नाम से जाना जाता है और यह एक 7 मंजिला महल है जिसे राजा वीर सिंह देव ने 1614 सन में बनवाया था, याद रखिएगा। और यह भी प्रश्न आता है कि सतखंडा महल कहां स्थित है? तो याद रखिएगा, दतिया में। अगला प्रश्न था, अनुसूचित जाति आयोग क्या है? तो दोस्तों यह एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संविधान के अनुच्छेद 338 द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न था, हाल ही में बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों डिकेड यानी कि 10 वर्षों में, और कुमार मंगलम बिरला को बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड चुना गया है और यह ऑल इंडिया लॉजिंग एसोसिएशन द्वारा बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। ऑल इंडिया लॉजिंग एसोसिएशन द्वारा इसे चुना जाता है। अगला प्रश्न था, भारतीय संसदीय मामलों में शून्यकाल की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा वर्ष 1962 में। 1962 में भारतीय संसदीय मामलों में शून्यकाल की शुरुआत की गई थी। शून्यकाल का तात्पर्य होता है कि उस समय में संसद दोनों सदनों में प्रश्नकाल के तुरंत बाद आता है और इस अवधि के दौरान संसद के सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना दिए किसी भी महत्वपूर्ण मामले को उठा सकते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी। 18 दिसंबर 1970 को हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया था और 25 जनवरी 1971 में हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। अगला प्रश्न था, महिला एशिया कप 2022 फाइनल में भारत ने किस देश की टीम को 8 विकेट से हराया था? तो दोस्तों भारत ने श्रीलंका की टीम को हराया था महिला एशिया कप 2022 में। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 15 अक्टूबर को महिला एशिया कप 2022 का फाइनल मुकाबला जीतकर श्रीलंकाई टीम को 8 विकेट से हराया। अगला प्रश्न था, जागेश्वरी देवी का मेला मध्य प्रदेश में कहां आयोजित किया जाता है? तो याद रखिएगा, यह मध्य प्रदेश के चंदेरी में आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के चंदेरी में अनादिकाल से जागेश्वरी देवी का मेला आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न था, हाल ही में भारतीय सेना दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो याद रखिएगा 2023 में भारतीय सेना की 75वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया गया है। भारतीय सेना दिवस प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को औपचारिक रूप से मनाया जाता है। यहाँ थोड़ी सी मिसप्रिंट है दोस्तों, 15 है। 15 जनवरी 2023 को भारतीय सेना दिवस की 75वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया गया है। अगला प्रश्न था, रानी कमलापति भवन का निर्माण कब हुआ था? तो दोस्तों यह रानी कमलापति भवन भोपाल में स्थित है और इसका निर्माण 1720 में हुआ था। रानी कमलापति भवन मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित एक 7 मंजिला महल है जिसका निर्माण निजाम शाह ने अपनी रानी कमलापति के लिए सन 1970 में करवाया था। अगला प्रश्न था, ध्रुपद का जन्म कहां हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ब्रजभूमि। ध्रुपद दोस्तों यह गायन का स्वरूप होता है। शास्त्रीय संगीत के पद, ख्याल और ध्रुपद आदि का जन्म ब्रजभूमि में होने का कारण इन सब की भाषा ब्रज है और ध्रुपद का विषय समग्र रूप से ब्रज का रास है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो दोस्तों प्रोफेसर अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन का जन्म 3 नवंबर 1933 को पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में हुआ था। वह एक भारतीय अर्थशास्त्री है। उन्होंने
आर्थिक सामाजिक न्याय कल्याण अर्थशास्त्र सामाजिक विकल्प सिद्धांत अकाल के आर्थिक सिद्धांत निर्णय के सिद्धांत सार्वजनिक स्वास्थ्य और देश की भलाई के लिए उपायों में बहुत योगदान दिया। उन्हें 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया और 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था जगन्नाथ मंदिर कहां स्थित है, तो आप सभी जानते हैं उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में जगन्नाथ स्वामी का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में किसका उल्लेख है, तो याद रखिएगा कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना बताया गया है। अनुच्छेद 50 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना सुनिश्चित किया गया है। अगला प्रश्न था भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, तो दोस्तों 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। 3 और 4 दिसंबर की मध्य रात्रि को 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जिसमें यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी से भारी मात्रा में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ और बहुत बड़ी संख्या में जनहानि हुई थी। याद रखिएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड को MIC भी कहा जाता है। अगला प्रश्न था भारतीय सेना की पहली महिला अफसर कौन है, तो दोस्तों मेजर प्रिया झिंगल भारतीय सेना की पहली महिला अफसर है। भारतीय सेना की पहली महिला अफसर मेजर प्रिया झिंगल हैं, जिनका जन्म हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ था। अगला प्रश्न था उत्तर पूर्व भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पूर्वी हिमाचल जैव विविधता हॉटस्पॉट में नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है, जो कि पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न था मिस फेमिना 2023 कौन है, तो दोस्तों नंदिनी गुप्ता मिस फेमिना 2023 चुनी गई हैं। नंदिनी गुप्ता का संबंध राजस्थान राज्य से है और हाल ही में उन्हें फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 चुना गया है। फिर प्रश्न था मंगल ग्रह के वातावरण में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस 95.32% पाई जाती है मंगल ग्रह के वातावरण में। दोस्तों मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह भी कहा जाता है, यह प्रश्न पूछा गया था वन रक्षक के एग्जाम में। फिर प्रश्न था भौतिक राशि कौन सी है, या प्रश्न था निम्न में से भौतिक राशि कौन सी है, तो याद रखिएगा मीटर सेकंड किलोग्राम एम्पियर मोल केल्विन एवं कैंडिला, यह सातों भौतिक राशियां होती हैं। अगला प्रश्न था मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा, और सबसे बड़ा अगर ग्रंथि पूछा जाए तो दोस्तों लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो दोस्तों ये थे वह सभी प्रश्न जो मुझे स्टूडेंट के माध्यम से मिल सके हैं। आशा करता हूं आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।